मैं कर लूँगा आज। काफी दिन हो गए, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये भी ठीक है। ये वारिस अली, मगर वारिस अली तो महीने मेहमान है। कौन है? हाँ, वारिस अली हाँ। साथ वारिस अली का तो मेरे फाइनल हो जाएगा एक हाँ, तो ये तो अच्छी बात है बेटा, फिर तो कोई चल एक कॉपी लेकर नुकसान। अरे तो पहली सैलरी ले लेंगे यार। कौन सा फाइनल होगा? ये कौन सा पेपर है यार? कितनी सैलरी आती है तुमको तो पता होगा। जाती तो 2 लाख का स्टार्ट टाइम कितनी है? 35 हो गया, 35 नहीं, तभी ठीक ही है, हो गया। ये अभी लग रहा है बेटा, ये अभी लग रहा है। जिस दिन शादी हो गई, शादी तक सब बढ़ेगी। कितनी 30 से शुरुआत होगी और शादी तक कितनी बढ़ जाएगी? 35, 33, 72 थोड़े ही हो जाएगी। हाँ, बात ये है कि आप पढ़ते रहिए, छोड़िए नहीं। पहली मिली है तब अपनी। चलो आओ, हम पढ़ रहे थे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में बात कर लेते हैं आज कंपैरिजन की। गारंटी है कंपैरिजन की स्पेलिंग देखे रहना, पता नहीं सही लिखोगी गलत, सादा सही नहीं। ध्यान से सुनने वाली बात इसमें ये है कि ये पेपर में आएगा ही आएगा। पेपर ने इससे हजारों बार पूछा और आज भी वो पूछ रहा है, क्योंकि ये कंपैरिजन, ठीक है, कोई जवाब नहीं था तो यही कंपैरिजन आपके पेपर से जरूर रिलेट करेगा। किसी ना किसी आप कोई भी पेपर इंग्लिश कर लीजिए, आपको मिल सकता है। और ध्यान से सुनिएगा, आपने जब नाउन पढ़ा था तब भी आपने कंपैरिजन पढ़ा था, याद है? नाउन में कंपैरिजन पढ़ा था? नाउन में कंपैरिजन पढ़ा था, हाँ या ना? वो पढ़ा था तो क्या पढ़ा था? कहते इसलिए जवाब ना है ना? हाँ बोलेंगे तो बताना पड़ेगा। नाउन में कंपैरिजन क्या पढ़ा था, बताओ जल्दी। नाउन में क्या पढ़ा? पढ़े थे कि नहीं? पोजीशन में पढ़ा था, कहाँ पे? प्रोनाउन पढ़ाया था तो वहाँ पे एक एग्जांपल दे। पजेसिव एडजेक्टिव पे होगा कंपेयर, पजेसिव एडजेक्टिव मींस पजेसिव प्रोनाउन। चलो कोई नहीं, रहने दो, अच्छी बात है, पुराना भूलते जाओ, ऐसे ही थोड़ी कोचिंग चलेगी। हाँ खैर छोड़ो। कंपैरिजन जो है आपको नाउन में भी पढ़ा था, मैंने वहाँ पे लाइन बोली होगी, जाके वीडियो देखिएगा, उसमें ये बोला होगा कि बाकी का हम कहाँ पढ़ेंगे? प्रोनाउन में। तो वो वही चीज आपके सामने लिखी है। लगा दो भाई। तो कंपैरिजन करते टाइम हमें एक बात का ध्यान रखना होता है। अच्छा छोड़ो, कंपैरिजन से पहले छोटी छोटी 2 बातें और देख लेते हैं। मुझे बताइए, आपने बचपन में एक सिंटेक्स पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हर बच्चा जब इंग्लिश की स्टार्ट करता है तो हर टीचर यही पढ़ाता है, सबने पढ़ा होगा कि किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे बनेगी? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन तीनों में पिताजी कौन है? मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वेटेज कौन रखता है? कभी नहीं, वर्ब। ठीक है, मैंने आपको पता नहीं इस क्लास में पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, 2 बातें एक बताई थी। वर्ब भी आपकी 22-23 तरीके की होती है, लेकिन हम जो बचपन में सुनते आ रहे हैं, एक हम पढ़ते थे क्या? मेन वर्ब और दूसरी हेल्पिंग वर्ब। ये सब क्लियर कट होगा वर्ब के चैप्टर में, ठीक है। लेकिन एक छोटी सी बात समझिएगा, मेन वर्ब को हम क्या बोलते हैं? मेन हीरो। और हेल्पिंग वर्ब को क्या बोलते हैं? साइड हीरो। भाई नाम से पता चलता है। मुझे बताओ, मूवी कैसे बनती है? मेन हीरो। साइड हीरो काम चलाने के लिए ले लिया जाता है, ठीक है, कॉमेडी करने के लिए या आखिर में इमोशनल करने के लिए। भाई वही तो मरेगा, तभी तो आपके आंसू आएंगे। मेन हीरो मार दोगे तो कैसे काम चलेगा? तो उसी तरीके से जब मूवी में मेन हीरो हो गया और आपके साइड हीरो हो गया, वैसे ही वर्ब के अंदर है, जहां जरूरत पड़ती है वहां पे साइड हीरो इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, अदरवाइज मूवी इसी से काम चला देती है। ऐसे ही बेटा आपकी इंग्लिश भी है, आपकी जो मेन वर्ब है वो मेन हीरो का फंक्शन करती है। दैट मीन्स जैसे कोई मूवी बिना मेन वर्ब के, माफ कीजिएगा, मेन हीरो के नहीं बन सकती, वैसे ही क्या दुनिया का कोई सेंटेंस बिना मेन वर्ब के नहीं बन सकता। अगर आपको अपने सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं दिखाई दे रही
तब तक वो सेंटेंस आपका सही नहीं है। नहीं होगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है ये मैटर करता है, जरूरत है कि नहीं। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सब वर्ब में देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब अपने आप नहीं है, बनाया गया है इनको, क्यों देखेंगे पेपर को वर्ब के अंदर। अभी के लिए इतना ही। तो अगर मैं आपसे कहूँ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये सेंटेंस एक सेंटेंस की फॉर्मेशन थी, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी, वर्ब की। क्योंकि अगर वर्ब नहीं तो आपका सेंटेंस काम नहीं करेगा, बिना वर्ब के आप सेंटेंस नहीं लिखते। वर्ब ही मेन करता धरता है जो डिसाइड करेगा कि सेंटेंस कहाँ रुकना है कहाँ पे नहीं। वर्ब ही से सेंटेंस आपका डिसाइड होता है कि आगे लिखें या नहीं लिखें। जैसे अगर मैं लिख दूं सेंटेंस आई एम अ टीचर, ठीक है, कई बार आपने पैसिव पढ़ा होगा, मैं सारी चीजें एक साथ बोल दे रहा हूँ। कई बार आपने पैसिव पढ़ा होगा और लिखा होगा इस सेंटेंस की पैसिव नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, अभी मैं रिसेंटली पैसिव खत्म करके आया हूँ, अगर आप थे क्लास में तो रिलेट कर लेंगे, नहीं थे तो कोई बात नहीं, भूल जाएगी। इस सेंटेंस की पैसिव बन जाएगी, क्यों? क्योंकि पैसिव में आपने पढ़ा है, पैसिव क्यों यूज किया जाता है कि सब्जेक्ट का स्ट्रेस कम करने के लिए, सब्जेक्ट का तनाव खत्म करने। तनाव कैसे खत्म होगा, सब्जेक्ट उठा के किनारे बैठा दो, होता नहीं पिताजी बहुत टेंशन में है, लड़का बड़ा हो जाता है कहीं पापा आप परेशान ना हो, अब मैं नौकरी करूंगा, तो पैसिव वॉइस वही रौंदा ही है और कुछ नहीं। पिताजी से कहता है जाओ तुम जाके आराम करो, अब मैं तुम्हारी जगह काम करूंगा, यानी कि सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट बैठ जाता है और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट, यानी नौकरी लड़का करने लगता है और पिताजी को आराम की कुर्सी पे बैठा देता है। तो इसीलिए पैसिव अगर कोई पूछ ले क्या है तो स्ट्रेस बस्टर है, किसका, सब्जेक्ट का। एक लाइन में आप जवाब दे सकते, मैंने पढ़ाया ही नहीं, रोचे नए हैं, टेंशन नहीं, आगे से पढ़ाएंगे। लेकिन एक बड़ा कलेश होता है वहाँ पे, आप बोलते हो कि इसकी पैसिव नहीं बनाई जा सकती। क्यों नहीं बनाई जा सकती? क्योंकि पैसिव में ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनता है। अब जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही ना हो, जिसका खुद का लड़का ही ना हो, यानी उसके बच्चे ही नहीं थे, तो फिर उसको जो सारी जिंदगी नौकरी करनी होगी। आदमी इसीलिए तो अपनी जनरेशन बढ़ाता है कि कल को जब हम बीमार पड़ेंगे, जब बूढ़े होंगे, तो ये हमारा ख्याल रखेंगे। रखते कोई नहीं, वो अलग बात है कि मन का बहन तो है ही, ठीक है। तो जिसके अपने पुत्र पुत्री है ही नहीं, उसको सारी जिंदगी नौकरी करनी है। तो इसमें जो आपका सब्जेक्ट है वो सारी जिंदगी एक्टिव बन के घूमेगा, वो पैसिव नहीं बन सकता। रीजन, उसके पास अपना बेटा क्यों नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अब प्रश्न है पहचानना कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं। कई लोग इसको क्या कहते हैं, टीचर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल नहीं। अब बात है ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्लियर करने जा रहा हूँ, पर्सनल प्रोनाउन पढ़ना है आपको। तो इसमें बच्चे आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, कैसे पता, याद रखिएगा। आगे आओ, ध्यान से सुनिएगा, ये लाइन मरते दम तक आपके दिलो दिमाग में घूमनी चाहिए, नहीं तो इंग्लिश आप पास नहीं होगी। ये मजाक नहीं चल रहा कि उनका लड़का नहीं की लड़की नहीं, इसे समझाने का एक तरीका है। हर टीचर अपने तरीके से समझाता है। क्या कह रहा हूँ, आपको नहीं, आपको पता, मैंने बोल दिया इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसके पिताजी को ही सारी उम्र काम करना है, यानी कि ये एक्टिव ही बना रहेगा, पैसिव में नहीं बन सकता। क्लियर हो गई बात? अब प्रश्न है मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अब आप कहेंगे सर इसमें टीचर लिखा हुआ है, टीचर ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं होता? मैंने बोल दिया टीचर ऑब्जेक्ट नहीं होता, टीचर एडजेक्टिव है। लेकिन उसकी बेसिक कोर क्या है? बेसिक कोर ये है, ध्यान सुनिएगा, ऑब्जेक्ट जो है, अपने दिलो दिमाग में बैठ लीजिए, वर्ब की एक्सप्लेनेशन है। ऑब्जेक्ट वही होगा जो वर्ब को एक्सप्लेन करेगा। मैं वर्ब के चैप्टर में फिर बताऊंगा ये सब और डिटेल में, लेकिन अभी के लिए इतना ही। ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब को एक्सप्लेन करेगा। अब बात कर लेते हैं इस सेंटेंस में, मैंने बोला क्या, वर्ब के बगैर सेंटेंस बन नहीं सकता। और वर्ब भी कैसी, मेन हीरो, क्योंकि मेन हीरो के बगैर मूवी नहीं, तो मेन वर्ब के बगैर सेंटेंस नहीं। तो इसमें एम क्या है आपका, मेन वर्ब है। इसको हेल्पिंग वर्ब समझने की गलती नहीं करेंगे, जो आपको बचपन में सिखा दिया, इस एमआर वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वो बनना एक्सेप्ट करते हैं। क्यों, कब, कहाँ, कैसे, वर्ब में देखेंगे। तो एम यहाँ पे मेन वर्ब है, बुक में लिंकिंग वर्ब लिखा होगा, स्टेटिव वर्ब लिखा होगा, ये सब उसके वेरिएंट है, वर्ब में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मेन वर्ब मान के रखिए इसको। अंत जब मैं करूंगा इस संख्या को इंग्लिश का, तो इसको मेन वर्ब नहीं कुछ और कहते हैं, लेकिन वो बात की बात है, अभी आप वहां तक नहीं पहुंचे, तो इसको अभी के लिए मेन वर्ब मान लेते हैं। तो ये इसकी मेन वर्ब होगी। अब मुझे बताइए, टीचर एम की एक्सप्लेनेशन है कि टीचर आई की एक्सप्लेनेशन है? मैं टीचर हूं कि एम टीचर है? अपने आप से पूछिए। आई टीचर है, यानी बच्चे ये जाएगा ही जाएगा। ये जो टीचर है ये एम की एक्सप्लेनेशन ना होकर किसकी एक्सप्लेनेशन है, आई की एक्सप्लेनेशन है। और अगर ये कोई चीज सब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन है तो मुझे बताइए सब्जेक्ट कौन बन सकता है, नाउन या प्रोनाउन। जो बच्चे नए हैं, आप लोग आपने वीडियो देखे,
बेटा देखोगे नहीं तो समझने में दिक्कत होगी। मैंने आपको नाउन में पढ़ाया है, सब्जेक्ट जो होता है वो सिर्फ नाउन और प्रोनाउन बन सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके ऊपर 18 लेक्चर है, वो जाके आपको देखना पड़ेगा एक बात पे कि सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ नाउन और प्रोनाउन बन सकते हैं। नाउन देखिए, नाउन की प्लेलिस्ट, नाउन भी तो देखना है आपको। नाउन में पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, तो नाउन में 18 है और इसमें 2 होंगे, 3 मेरे पास है, मैंने अपलोड नहीं किया, आज करूँगा धीरे धीरे। वैसे भी तुम देखते कहाँ जो सब्जेक्ट है वो आपका कौन बन सकता है, नाउन और प्रोनाउन। तो बेटा आई आपका क्या है, प्रोनाउन है, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट हुआ। और जो टीचर है वो किसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है, सब्जेक्ट की दे रहा है। और सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कौन करता है, सब्जेक्ट मतलब नाउन और प्रोनाउन, और नाउन और प्रोनाउन की एक्सप्लेनेशन कौन देता है, बचपन से टीचर पढ़ाता चला आ रहा है, एडजेक्टिव। भाई तुम्हारी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता ही तो है उसकी एक्सप्लेनेशन कि ये मार्कर जो है ये काला है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ये ब्लैक है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत बढ़िया लिखता है, यही तो बोलेंगे। तो ये सारे के सारे इस मार्कर की क्या है। तुमको लोग चिल्लाते हैं बिल्कुल पागल है, बिल्कुल पढ़ता नहीं, बिल्कुल दिन भर फोन चलाता है, कभी कभी तो पापा साइकिल का पहिया घुमा के निकाल ले जाता है, डंडे से चलाता है, बचपन में किए होंगे, ठीक है। अच्छा ये सब तो खत्म हो गया ना, बच्चे नहीं खेलते, जब से मोबाइल आ गया तो ये भी एक विधा थी, डंडी से पहिया दौड़ाते चले जाओ, बाप रे। खैर छोड़िए, तो क्लियर कट बात है, टीचर आपकी एक्सप्लेनेशन किसकी है, सब्जेक्ट की। तो टीचर बच्चे एडजेक्टिव है, और अगर ये एडजेक्टिव है तो इस सब्जेक्ट के पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं, ये लाइन ही गलत है बेटा, फिर आपने गलत बोला। टीचर जो बोल रहा है वो सही नहीं बोल रहा, आप पकड़िए। मैंने क्या, इस सब्जेक्ट के पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं है बच्चे, ऑब्जेक्ट वर्ब की एक्सप्लेनेशन है, किसी सब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऑब्जेक्ट रखने की ताकत किसके पास है, वर्ब के पास है। और भी एक दो चीजें हैं, वो बात की बात है, अभी इतना ही कि वर्ब जो है वो अपना ऑब्जेक्ट रख सकती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट वर्ब को एक्सप्लेन करता है। ये बात गांठ बांध लीजिए, अभी आने वाले चैप्टर्स में और क्लियर कट इमेज साफ होगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहां पे लगाना है, कहां पे नहीं लगाना है। जब तक वो चीज वर्ब को एक्सप्लेन नहीं कर रही होगी वो ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती। जब तक वो चीज सब्जेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रही होगी वो टीचर कह रहा हूं सॉरी, एडजेक्टिव नहीं बन सकती, ठीक है। आई एम टीचर, आई एम डायरेक्टर, आई एम ये, आई एम वो, आई एम फलाना, आई एम धमाका, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो एक छोटा सेंटेंस, आई एम अ टीचर को मैं ऐसे लिख दूं, आई टीच, तो मैं एक ही बात को तो कह रहा हूं, अपना प्रोफेशन ही बता रहा हूँ। यहाँ से भी पता चल रहा है कि मैं पढ़ाता हूँ, और यहाँ से भी पता चलता है कि मैं पढ़ाता हूँ। लेकिन अब जरा ध्यान से देखिए, ये टीच अपने आप में क्या है, मेन वर्ब हो, क्योंकि मेन वर्ब के बगैर सेंटेंस बन नहीं सकता। और आई तो अपने आप में, आई तो अपने आप में क्या है, वर्ब है। तो ये आपकी क्या हो गई, मेन, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में आगे ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो क्या आपको लगता है कि लगाऊं या ना लगाऊं? ये आपको आगे जाके ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव जब पढ़ेंगे, फाइनाइट नॉन फाइनाइट पढ़ेंगे, तब ये चीजें फिर दोहराऊंगा। तो देखिए आपको याद होती है कि नहीं, तब तक ये रहता है कि नहीं दिमाग में। तो जो टीच है बेटा, आई टीच, ये टीच जो है ये वर्ब है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब ये बता रहा है कि मैं पढ़ाता हूं, तो क्या आगे एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? अगर मैंने इतना बोल दिया मैं पढ़ाता हूं, तो हाँ आगे एक एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ रही है, क्या पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी बोले तो काम चल जाएगा, नहीं चल जाएगा। यानी ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। यानी आपका ड्राइवर, ये सारे टर्म आपको पता होने चाहिए। आपके सेंटेंस का ड्राइवर कौन है, वर्ब। वर्ब बताएगा आगे लिखना है कि नहीं लिखना। अगर वर्ब को लग रहा है कि नहीं जरूरत है, ठीक है, तो ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हो गया। लेकिन आपको और फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। आई टीच व्हाट, तो देखिए पिछली क्लास रिवाइज करिए, व्हाट किसका रिप्लाई करता है, व्हाट किसका रिप्लाई करता है, नाउन का। और नाउन कौन बन सकते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। तो यानी ये जगह किसके लिए है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। अब चूंकि आप वर्ब के पहले लिख रहे थे तो सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब के बाद में लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब की ही एक्सप्लेनेशन है। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज नहीं कर सकते। यानी अब जो चीज लिखी जाएगी वो अपने आप में क्या होगी, ऑब्जेक्ट हो। तो आई टीच, इंग्लिश हो, हिंदी हो, हिस्ट्री हो, कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। इस तरीके से आपको सेंटेंस में पहचानना आना चाहिए।
कि हर तरीके से, ये नहीं कि आप नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपको हर चीज का जवाब मिलना चाहिए। जो आपने नाउन में पढ़ रखा है कि अगर ये व्हाट है तो ये नाउन होगा, अब ये व्हाट है तो ये रिप्लाई किसका कर रहा है, ऑब्जेक्ट का करेगा, ऑब्वियस है। और ऑब्जेक्ट किसका होता है, वर्ब का होता है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं। वर्ब रिलेट करेगा किससे, हर वो चीज जो वर्ब को एक्सप्लेन करेगी ऑब्जेक्ट कहलाएगी, हर वो चीज जो सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करेगी वो एडजेक्टिव कहलाएगी। जिसको आप नाउन में पढ़ के आए हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और जिन्होंने नाउन नहीं पढ़ा इसीलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये बेटा दिख रहा है इसमें क्लियर कट, तो आप उसको जाके दोबारा से रिवाइज करिए। ये सारे टर्म आपको पता होने चाहिए। यानी आपके सेंटेंस में जो ड्राइवर का काम कर रहा है वो कौन है, वर्ब है आपका। अब प्रश्न आता है, जैसे आप कहते हैं हर सेंटेंस में इंपॉर्टेंस किसकी, सब्जेक्ट की ना। मुझे बताइए क्या बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस लिखेगा? यस सर। बिना ऑब्जेक्ट के तो लिख सकते हो, अभी लिखा है मैं टीचर। यस सर। अगर वो बिना सब्जेक्ट के हैं तो आप उसका बना सकते हैं। आप अगर बिना ऑब्जेक्ट के हैं तो उसका पैसिव नहीं बना सकते, ठीक है। अब मेरा सवाल है क्या सेंटेंस बिना सब्जेक्ट के बन सकता है? यस सर। एक बच्चा बोल रहा है, बाकी लोग बताओ। सेंटेंस अगर सेंटेंस में लिख दूं यहाँ पे गो देयर, वहां जाओ, अरे ये नहीं समझ पाओ, भाड़ में जाओ, ठीक है, गो टू हेल जो बोलते थे, ठीक है। तो एक गिलास पानी ले आओ, ओपन द डोर, ओपन द विंडो, इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है। इंपैरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो बिना सब्जेक्ट के होते हैं, गलत बात। सब्जेक्ट हिडन, हाँ हाँ बिल्कुल सही। सब्जेक्ट आपका क्या होता है, हिडन होता है। इसमें बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा या अभी निपटा दे रहा हूँ 2 मिनट की बात है। सब्जेक्ट इसमें आपका क्या होगा, हिडन होगा। जब आपसे कहा जाता है ओपन द विंडो, तो जो बोल रहा है वो आपका क्या है, ऑर्डर दे रहा, उस ऑर्डर को मानेगा कौन, जो सुन रहा। अरे बेटा इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रोनाउन के लिए। अभी 2-3 दिन के बाद मैं फिर पूछूंगा, देखिए आपको याद रहता है कि तो याद रखिएगा। इंपैरेटिव सेंटेंस जिसमें आप आदेश, प्रार्थना, रिक्वेस्ट कुछ और करते हैं, इस तरीके की चीजें, उसमें आपका सब्जेक्ट हिडन होगा। और सब्जेक्ट होगा कौन, वही जो आपकी बात को सुनेगा। अगर इस क्लास में कोई है ही नहीं और मैं चिल्ला रहा हूँ एक गिलास पानी ला दो, अरे बड़ा जोक नहीं सुना, एक व्यक्ति पिछले 20 सालों से ईश्वर की तपस्या कर रहा होता है, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? नहीं, प्रसन्न नहीं होते, मतलब बहुत परेशान। तो आखिर में कहता है मैं आत्महत्या ही कर दूंगा, भगवान नहीं प्रसन्न हुए, तो जाता है सुसाइड करने, भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो प्रकट होते 2 चाटा मारते हैं उसको, लेकिन बेटा तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हारे बच्चे हो, लेकिन उससे पहले शादी तो कर लो, 20 साल से तुम तपस्या ही कर रहे हो। तो बेटा अच्छा ये भी होता है क्या, आपको बता नहीं। तो ये जो आया क्यों मेरे दिमाग में, मैं क्या बता रहा हूँ, सब्जेक्ट हिडन। ये बात क्यों आई मेरे दिमाग में? नहीं अपने आप से पूछ रहा हूँ यार, ये जो क्यों आया, कुछ तो था दिमाग में। हाँ सीधी सी बात है, मैं क्लास के अंदर खड़ा हूँ, कोई नहीं है, मैं यहाँ चिल्ला रहा हूँ पानी दे दो पानी दे दो, तो पानी खुद तो आने वाला नहीं, यानी उस काम को करेगा कौन जब तक मेरी बात को कोई सुन नहीं रहा। तो याद रखिएगा कि इंपैरेटिव सेंटेंस जिसमें आपका सब्जेक्ट हाइड होता है, उसका जो डूअर है, जो उस एक्शन को करने वाला है, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जो डूअर है, वो हमेशा कौन होगा, लिसनर होगा। और सुनता कौन है, यू। ये आप पढ़ के आए हैं बहुत कायदे से। तो इंपैरेटिव सेंटेंस का डूअर हमेशा कौन होता है, यू। अपने दिलो दिमाग के किसी कोने में ये बात चेप दीजिए, और नहीं चेप पाओगे तो अभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब पढ़ाऊंगा तब चिप जाएगी अपने आप। लेकिन पता होना चाहिए इंपैरेटिव सेंटेंस का लिसनर ही आपका करने वाला है, क्योंकि जब आप किसी को कहते हैं भाड़ में जाओ और खुद आप ही चले जाते हैं, ऐसा तो होता नहीं। सामने वाला जो इस बात को सुनेगा वही तो भाड़ में जाएगा। तो सुनने वाला ही उस क्रिया को करने वाला होता है। तो इस सेंटेंस में बोलने वाला डूअर नहीं है, सुनने वाला डूअर है, यानी कि लिसनर ही आपका एक्शन एग्जीक्यूट करेगा। किसमें, इंपैरेटिव सेंटेंस में। सब्जेक्ट एंड बिना ऑब्जेक्ट के क्या सेंटेंस हो सकता है? बिना सब्जेक्ट नहीं बेटा, क्यों नहीं हो सकता? ओके, अगर फिर आपकी बचेगी क्या, मैंने आपको जब वर्ब पढ़ाया था तो नहीं पढ़ाकर तो आगे पढ़ोगे, मैंने लिख दिया जगह पे गो, और अगर आपसे पूछ लूं गो क्या है तो 90% स्टूडेंट क्या बताते हैं इसको, वर्ब। ठीक है, स्वयं परम पिता परमेश्वर भी नहीं बता सकते कि ये वर्ब है। अगर आपको लिख दिया ऐसे डू,
और पूछेंगे क्या है तो आप बोल दोगे सर ये वर्ब है, तो स्वयं ब्रह्मा जी भी इसका जवाब नहीं दे सकते कि ये वर्ब है। क्यों, कब, कहाँ, कैसे वर्ब में पढ़ेंगे। सर नहीं, जैसे अभी बोल दिस लिसन तो या कंप्लीट तो सेंस बेटा क्या है? ये तब दिखाएगा ना जब आप किसी से कन्वर्सेशन में बात कर रहे हैं। लिखते टाइम काम नहीं चलेगा। लिखते टाइम लिसन है अगर तो क्या भाई क्या है पता नहीं, लेकिन मैंने यहाँ कहा लिसन, तो सभी का मतलब है कि अब उठ के चल नहीं देना है, इनकी बात ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में चल जाएगा, इंपैरेटिव ही है इस तरीके का, ठीक है, बट रिटन में काम नहीं आता। तो ये सब बातें हमने क्यों की, ताकि आप ऑब्जेक्ट को रिलेट कर पाए। एक और सेंटेंस लिख लेते हैं, आई वॉन्ट ही या हिम टू गो दिल्ली, ठीक है। दिल्ली नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। आई वॉन्ट टू, एक जगह यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट ही उठा लिया, हेल्प टू हेल्प, ही हो गया शी या हर। अब यहाँ पे कई सारे वर्ब हो गए, कई सारे सब्जेक्ट हो गए। अब जरा देखिए, आई अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट है। वॉन्ट अपने आप में क्या है, अभी नहीं पता तो वर्ब लिख लेते हैं, मेन वर्ब लिख लेते हैं। अब आई वॉन्ट, यहाँ पे आई एम अ टीचर था, यहाँ पे आई वॉन्ट, ये भी बेटा मेन वर्ब है, ये भी आपकी मेन वर्ब है। अब आपको डिसाइड करना है कि ये एडजेक्टिव है कि आपका ऑब्जेक्ट है। कैसे, यहाँ पे ये एडजेक्टिव इसलिए था क्योंकि ये आई की एक्सप्लेनेशन थी, ठीक है। अब ये किसकी एक्सप्लेनेशन है, वॉन्ट की कि आई की। आई ही से डायरेक्ट कनेक्ट ही नहीं कर रहा है, वो चाहता है कि तुम्हें, उसे, मतलब वो चाहता है उसे, तो ये एक्सप्लेनेशन किसकी है, वॉन्ट की। और अगर ये वॉन्ट यानी कि वर्ब की एक्सप्लेनेशन बन गई तो ये ऑब्जेक्ट होना मानता है, ना कि ही कर गया। अब यहाँ पे आई वॉन्ट हिम, मैं उसे चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ उससे, कि वो उसकी मदद करे। तो प्रश्न आता है, अब ये किसकी एक्सप्लेनेशन है, हर की ये एक्सप्रेशन किसकी है, शी के लिए। तुम क्या करना चाहते हो, चाहते हो उसको टू की हेल्प, चाहते हो क्या कि उसकी मदद कर दो। तो आपका ये हेल्प किसके कनेक्ट हो रहा है, इससे। अब प्रश्न आता है बेटा हेल्प क्या है, यहाँ पे इन्फिनिटिव है कि ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। अब ये बहुत बड़ी बात है कि ये दोनों कंबाइन में इन्फिनिटिव है कि ये प्रीपोजिशन है कि ये वर्ब है, वो बातें अभी नहीं कर रहे हैं। अभी इतना मोटा मोटा देख लीजिए, हेल्प को आप वर्ब पकड़ के चल रहे हैं। तो ये उसकी एक्सप्लेनेशन होगी, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, हर लगा देंगे। अभी इसको डिटेल में नहीं घुसते, नहीं तो फिर वहां से हम हट जाएंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आप आराम से लगा सकते हो। कैसे, अगर वर्ब, सारे कर्ता धर्ता कौन है, वर्ब है। अगर वर्ब चाहेगा, जैसे अभी आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इस सेंटेंस का पोस्टमार्टम देखोगे, आई एंजॉय, ठीक है। वहां पे जब मैं इसका पोस्टमार्टम करूंगा दूसरे तरीके से करूंगा, वहां पे इसका बिहेवियर कोई और नियम से बताऊंगा। लेकिन आपको खुद जज करना है कि जो यहाँ पढ़ाया क्या वहां पे इंप्लीमेंट हो रहा, देखेंगे हो जाएगा। आई एंजॉय ये वर्ब है, मैंने एंजॉय किया, क्या अपने आप में अधूरा है कि आपने एंजॉय किया, तो क्या किया, खुद ही को डांस करते हुए शीशम देख लिया, वाह मजा आ गया, धरती चिटक गई और शीशा तो फूट ही गया, ऐसा नृत्य आपने प्रस्तुत किया। तो आई एंजॉय अपने आप में क्या है, अधूरा। तो यानी कि ये वर्ब क्या कह रही है, चीख चीख के कह रही है मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। इन्हीं को बोलते हैं क्या, ट्रांजिटिव वर्ब। आगे जाके हम पढ़ेंगे, जो बिना ऑब्जेक्ट के लिखी नहीं जाती। धीरे धीरे ग्राउंड बना रहा हूँ बस, ताकि आप एकदम से जब पढ़ें तो आपको शौक ना लगे। तो यहाँ पे ये चीज अपने आप में कुछ ना कुछ मांग रही है। क्या मांग रही है, व्हाट का रिप्लाई, आई एंजॉय व्हाट। और सब जानते हैं व्हाट किसका आंसर करता है, ये लिखा होगा मैंने, नहीं लिखा तो मान लो। ये व्हाट अपने आप में किसका रिप्लाई करता है, नाउन का करता है, यानी कि इसको नाउन चाहिए और नाउन और प्रोनाउन चाहिए। तो नाउन और प्रोनाउन बन क्या सकते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो बन नहीं सकते यहाँ पे, तो देखिए वर्ब लगी हुई है, यानी यहाँ पे जो चीज आगे आएगी वो अपने आप में क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी। यहाँ पे जो भी चीज आएगी वो अपने आप में क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी। कुछ भी लिख दो, आई एंजॉयड हिम, आई एंजॉयड ऑर्केस्ट्रा, आई एंजॉयड फूड, आई एंजॉयड फलाना, आई एंजॉयड लोकेशन, कुछ भी लिख लीजिए, आई एंजॉयड माई सेल्फ। वो सारे के सारे क्या होंगे, अब देखो मैंने यहाँ पे एक वर्ड बोला है माई सेल्फ, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक एग्जांपल था, जो भी आगे आप जानेंगे कि यहाँ पे माई सेल्फ क्यों आता है। बुक में आप उठा के देखोगे, पढ़ोगे तो उसमें लिखा होता है कि यहाँ पे माई सेल्फ लगा दिए, यहाँ पे योर सेल्फ लगा दीजिए। क्यों, इसी वर्ब की वजह से, क्योंकि ये वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के लिखी नहीं जा सकती।
ये वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के लिखी नहीं जा सकती। अब आपको पता ही नहीं चल रहा कि मैंने एंजॉय क्या किया। आई एंजॉय पेपर में लिखा हुआ है मान लीजिए, तो अपने मन से घुसेड़ दोगे ऑर्केस्ट्रा, अरे भाई उसके शादी में डीजे लगवाया ही नहीं था, तो तुमने कैसे एंजॉय कर लिया। ठीक है, तुमने अपने मन से लिख दिया आई एंजॉयड फूड, बेटा पनीर में पानी पानी था और थोड़ा सा नमक भी डाल दिया, कहता पनीर ढूंढे ढूंढे चमचा कम से कम 1 किलोमीटर तक दौड़ाया उसके अंदर, तो दो ही पनीर के टुकड़े हाथ लगे और तुमने लिख दिया आई एंजॉयड क्या फूड, तो बात गलत होगी ना। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं, खुद को एंजॉय कर लेते हैं कि आई एंजॉय माई सेल्फ, मैंने स्वयं को ही एंजॉय कर लिया। तो ऐसी जगह पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा दिखने लगा होगा, वो अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्लियर है ऑब्जेक्ट कैसे बना, क्यों बना। आइए अब कंपैरिजन का पोस्टमार्टम करते हैं, जिसके लिए क्लास शुरू हुई थी। आपने देखा प्रोनाउन में एक आपका सब्जेक्ट हो गया, एक आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब बात आ रही है, हम कर रहे हैं कंपैरिजन। देखिए ना, आजकल पहले के माँ बाप और अभी भी करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, मुझे नहीं मालूम, इस पर मैं बात नहीं करता। पहले बच्चों की तुलना की जाती है, फलाने लड़का देखो, अब भी होती होगी ना, फलाने लड़का देखो, फलाने लड़की देखो। ठीक है, और खासकर अगर लड़के से कह दिया जाए फलाने लड़की देखो कितना अच्छा पढ़े, तो लड़का के म्यूजिक देख देख के तो हम बर्बाद हो गए। ठीक है, सारा टाइम वही देखने में चला गया। इसमें एक जोक भी था, खैर छोड़िए वो बात नहीं करते। तो अक्सर तुलना की जाती है, ठीक है, नहीं करनी चाहिए, हर बच्चा अपने आप में बर्बाद ही होता है। और इन सब चीज़ों ने और आजकल की जनरेशन को बर्बाद कर दिया। पहले कभी सुना था कोई डिप्रेशन में चला गया लड़का, भैया सूखी रोटी नमक और घी लगा के तो 2 झापड़ के साथ जब आदमी कच्चा खाता था, बचपन से ही संघर्ष करने के लायक बन जाता था। ठीक है, कि कैसे विषम परिस्थितियों में हम जी सकते हैं, मन नहीं है फिर भी सूखी रोटी खाएंगे विद थप्पड़। आज की जनरेशन बेटा ड्रीम पार्क जा रही, फलाना पार्क जा रही, और जहाँ जरा से बड़े हुए वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। जिंदगी में कुछ भी जरा सा कुछ ऊपर नीचे हुआ वो डिप्रेशन में चले गए। पहले ये सब होता था, और ये सब आजकल की मूवीज में हर दूसरा आदमी तो साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा होता है। अपने यहाँ कभी कोई गया है, क्या होता है ये सब, लेकिन नहीं। पहले दिन भर फूकेंगे, फिर शाम को साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे तो होगा क्या। खैर छोड़ो, तो जनरेशन बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। हम कहाँ थे, बात कहाँ से आई? हाँ, कंपेयर। तो कंपेयर हमेशा किसमें किया जाता है, 2 कंपेटिबल चीज़ों में। कंपेटिबल समझते हो, अगर आपने छोटा वाला मोबाइल यूज़ किया होगा और उसमें किसी को मल्टीमीडिया मैसेज सेंड किया होगा, तो लिखकर आता है योर डिवाइस इज नॉट कंपेटिबल विद दिस फीचर। देखा होगा कभी, कंपेटिबल का मतलब होता है इसके लायक नहीं है। कभी कोई लड़की तुम्हारे बारे में बोलते यू आर नॉट कंपेटिबल फॉर मी, तो आप समझ लीजिएगा कि वो क्या कहना चाहती है। ठीक है, पता चला तुम कुछ और समझ लीजिए। ठीक है, तो कंपेटिबल, तो कंपैरिजन हमेशा 2 देसी भाषा में कहें तो 2 इक्विवेलेंट चीजों में आप कर सकते हैं। मतलब कुत्ते की तुलना कुत्ते से करेंगे, ये नहीं कहोगे यार मेरा जो कुत्ता है ना तुम्हारे शेर से थोड़ा कमजोर है, शेर को खिलाते हैं क्या हो तुम? भाई तुम चाहे कुत्ते को छो खिला दो, शेर के बराबर हो जाएगा? नहीं होगा। वो जोक सुना होगा, भाई साहब आपके जो कुत्ता है वो बिल्कुल आदमी जैसा लगता है। कहते भैया वो कुत्ता नहीं, मेरा लड़का ही है, ऐसी तैयारी कर करके वो कुत्ते जैसा लगने लगा है। ठीक है, तो तुलना जो है बेटा वो हमेशा बराबर वाली चीजों में हो जाती है। कभी कभी देखो ना, दोस्ती यारी में चल जाता है कि यार मुंह धुल्ली होते मेरा जूता तुमसे ज्यादा चमक रहा, बोल देते हो कि नहीं? तो वो इनफॉर्मल लैंग्वेज है, वहाँ बोल सकते हैं, लिख नहीं सकते। जूते की तुलना जूते से करेंगे, कपड़े की तुलना कपड़े से करेंगे। एक आपने गाना सुना होगा, चांद सी महबूबा हो मेरी ऐसा मैंने सोचा था, है ना? महबूबा की तुलना चांद से ही कर दी जाती। चांद से बड़ा करीब से अगर देख लो तो बेहोश हो जाओगे, भगवान ना करे ऐसी महबूबा हो तुम्हारी। लेकिन जो कवि हैं वो चांद से तुलना कर लेते हैं, तो वो कवि है बेटा, हम और आप नहीं कर सकते। चांद से किसी इंसान की तुलना नहीं की जा सकती। लड़का है तो इंसान से ही तुलना करिए, खाने की चीज़ है तो खाने की चीज़ से ही तुलना करिए। तो कंपैरिजन ओवरऑल 2 कंपेटिबल चीज़ों में होगा। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश। इंग्लिश में 2 चीज़ें आप जानते हैं, एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, इतनी बातें समझने से हमको ये पता है अगर मुझे कंपेयर करना है दोस्त तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट करूंगा और ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट करूंगा। जैसे कुत्ते की तुलना शेर से नहीं हो सकती, वैसे सब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से नहीं हो सकती। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट से कंपेयर होगा, ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट से कंपेयर होगा। इसके अलावा इनका शक्ति मानना बना देना क्रॉस कनेक्शन,
कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से कंपेयर हो रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से कंपेयर हो रहा है। पेपर आपको इसी लेवल पे पूछता है। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा तकलीफ दे कौन, जरा ध्यान से देखो। अगर मेरे पास सब्जेक्ट की बात करें, अगर ही है सब्जेक्ट में, तो बेटा जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसकी फेस वैल्यू चेंज हो जाएगी, आप पहचान लेंगे। भाई पेपर में सेंटेंस आया, दो लोगों की तुलना हो रही है, कुत्ते की बिल्ली से, आपने कहा नहीं मैं नहीं करूंगा, कुत्ते की कुत्ते से करूंगा, कुत्ते की सेब से नहीं कर सकता मैं, तो आप पहचान पाए ना। अब एक आदमी जो कुत्ता और सेब दोनों में अंतर ही नहीं जानता, न डॉग और लाइन, उसे लगता दोनों एक ही चीज है, तो उनका घंटा समझ पाएगा कि कंपेयर गलत चीजों में हो रहा। तो वही यहाँ पे प्रोनाउन के साथ भी है। आपने ही देखा, सब्जेक्ट है सबको पता है, आपने हिम देखा, ऑब्जेक्ट है सबको पता है, दोनों आपस में कंपेयर नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि इनकी फेस वैल्यू अलग अलग है, इनकी शक्लें अलग अलग हैं, हम पहचान सकते हैं। उसी तरीके से पूरी बदतमीजी के साथ सी भी यही काम करता है, चेंज है वैल्यू, पहचान लोगे। और कौन बच्चों, दे, दे की क्या होती है, देम अलग है, आई की क्या होती है, मी अलग है, वी की क्या होती है, अस अलग है, इसी तरीके सबकी अलग है। लेकिन आपने पढ़ रखा है क्या, यू की ऑब्जेक्टिव केस यू होती है। तो पेपर अगर आपको फंसाएगा तो यहाँ फंसाएगा, क्योंकि आपको पहचानना नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि यू सब्जेक्ट बन के बैठा है तब भी वो यू है, यू ऑब्जेक्ट बन के बैठा है तब भी वो यू है। अब बेटा तुम अंदर घुस के थप्पड़ मार के पूछ तो नहीं लोगे काला पकड़ के भी तुम है कौन, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट, वो नहीं बताएगा। आपको स्वयं पहचानना है और उसके चेहरे एक जैसे। अब ये दिक्कत है, तो कंपैरिजन में अगर तकलीफ होती है तो यहाँ पर। और दूसरा बेटा किसी नाउन, नाउन मतलब किसी का भी नाम हो, अगर मान लीजिए यहाँ पे रोहन है तो सब्जेक्ट की जगह पर, तो जब रोहन का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या रोहिणी कर देंगे, बताओ, नहीं, रोहन का भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होगा, सेम होगा। किसी का भी नाम, तुम्हारा नाम हो राम कॉलिंग रीना, राम इज कॉलिंग रीना और रीना इज कॉलिंग राम, तो क्या दोनों की जगह बदल रही है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की, लेकिन क्या वैल्यू बदल रही है। तो किसी भी बंदे का नाम, किसी भी बंदे का नाम है, वो सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, उसकी फेस वैल्यू नहीं बदलती। तो कंपैरिजन करते वक्त दिक्कत ये दोनों देंगे आपको, यू और किसी बंदे का नाम। इसके अलावा कहीं पर भी कंपैरिजन होगा तुम झट से कर लोगे। कंपैरिजन में प्रॉब्लम कहाँ होती, इसलिए बता रहा हूँ, जब भी आपको दिखाई दे कंपैरिजन हो रहा और उसमें घुसा यू है या किसी बंदे का नाम, तो अपने सारे रेटिना एंटीना जो भी कहते हो सब एक्टिव कर लेना। नहीं समझे बात, क्या कहना चाहता हूँ, इन सब की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस की वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन यू की और किसी नाम की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वैल्यू सेम होती है, नहीं बदल सकती, उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते, वहां पे हमें कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। इतनी बात समझ गए। अब बात करते हैं तुलना, ठीक है। कंपैरिजन हमेशा कैसे होता है, तुलना कैसे कर सकते हो। आप दुकान में जाओ कपड़े खरीदने और उस दुकान में एक कपड़ा टंगा है सिर्फ, तो कोई खरीदने जाता है क्या, नहीं जाता, क्यों, खरीदा तो एक ही है और एक ही टंगा है, तो दिक्कत क्या है। लेकिन कंपेयर कैसे करेंगे, ये अच्छा कि वो अच्छा कि ये अच्छा। कई महिलाएं होती, बुरा मत मानिएगा, लेकिन महिलाओं में मैंने अपना तो ये देखा, घुसे एक राउंड में जो आया ले लो, ठीक है। कभी महिलाओं के साथ कपड़े खरीदने मत जाओ, पूरा उलझा देंगी, जो दिखा भी रहा होता है वो भी अंदर बड़बड़ा रहा होता है, लेना इसको कट्टा ही कुछ नहीं है, पूरा उलझा डाला, सब कुछ 1 घंटा देगा, फिर कहीं भैया मजा नहीं आया। और बेचारा जिसने सब उलझा के रखा है ना, वो बाद में तहा के गालियां जो गंदी गंदी देगा, फिर जीभ कटेगी और कुछ नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है। लेकिन बेचारे वो भी उनका काम नहीं है। अब आजकल ये 2 लड़कों में भी आ गया, ऐसी बात नहीं है, जिस कदर वो पानी बतासे खाते हुए मुझे दिखते हैं, लड़कियां खामखा बदनाम। डेली ऑफिस से आता हूँ यही देखता रहता हूँ, सब पे मोस्टली लड़के ही मिलते हैं। खैर छोड़, तो कंपैरिजन के लिए मिनिमम कितना आदमी चाहिए, 2। तो कंपैरिजन बिटवीन 2, कंपैरिजन कितने लोगों में होगा, 2 लोगों में, 2 से ज्यादा भी हो सकता है,
हो सकता है, ठीक है। तो कंपैरिजन जब आता है बिटवीन टू बहुत आसान होता है, ठीक है। कंपैरिजन जब 2 से ज़्यादा में होगा तब आपको पेपर में परेशानी होगी। तो आज की क्लास में हम 2 का ही पढ़ेंगे, कल इसको डिस्कस करेंगे 3 में। बिटवीन टू सबको पता है। अब बात आती है हमें पेपर में क्या हो गया, हमें पेपर में कैसे पता चलेगा कि 2 है कि 3 है, भाड़ में गया, कैसे पता चलेगा कि कंपेयर हो रहा। तो आपने मोस्टली देखा होगा, अभी आप आगे जाके इसको एज अ कंजंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। देन कंपैरेटिव कंजंक्शन का काम करता है, तुलना करने का काम करता है, ठीक है। और भी होते हैं एज गुड एज, ठीक है, या गुड हटा दो, एज और एज या सो और एज, वो उतना अच्छा है जितना कि तुम उतने अच्छे हो जितने का वो। पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है तो ये सब एडजेक्टिव और कंजंक्शन, सॉरी कंजंक्शन के भी फंक्शन है, तो वहाँ चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन अभी के लिए बेसिकली आप मोटा मोटा क्या रखिए अपने दिमाग में, दैन, ठीक है, क्लियर है। अब वही घिसा पिटा सेंटेंस है, ही इज बेटर देन हर और ही इज बेटर देन शी। किस पे सही करोगे, कौन सा सही लग रहा है? He is better than her, he is better than she। अक्कड़ बक्कड़ लंबे वो पहला दूसरा, सेकंड। कोई ऐसा भाई बंधु जो फर्स्ट पे भी सही करे? बेटा ध्यान से देखो, ठीक है, दोनों सही हैं, ये दोनों सही हैं, लेकिन पेपर में ये गलत, ठीक है। ग्रामेटिकली मैंने कहा ना, इंग्लिश एक आदमी ने नहीं बनाई, हजारों लोगों ने बनाई, सैकड़ों सालों में बनी। तो अभी भी इसके उसमें लोगों में मतभेद है इस बात का कि आगे क्या लगा है, ठीक है। लेकिन जो रूल रेगुलेशन कहते हैं, जो फॉर्मेलिटीज बोलती हैं, जो आपकी फॉर्मल इंग्लिश कहती है क्या, कि तुलना जो है वो हमेशा 2 बराबर लोगों में करनी है, ठीक है। तुलना जो है 2 बराबर लोगों में करनी है। जो फॉर्मल इंग्लिश आपकी बोल रही, जो ब्रिटिश इंग्लिश आपकी बोल रही, उसके अकॉर्डिंग पेपर में आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर आप बोलते हैं, आप कहीं व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, न्यूज़पेपर, मैगजीन कहीं पर इसको देखते हैं, तो वहाँ पे ना बिदक चाहिए करना, ये तो गलत है, मैं मानूंगा नहीं, ये भी आपका क्या है, सही है। लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत हो जाएगा। रीजन भी, आप तुलना किसकी, ही की शी से कर रहे हो, तो ही बच्चे क्या है, सब्जेक्टिव केस, और शी अपने आप में क्या है, सब्जेक्टिव केस, यानी कि ये कंपैरिजन पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे हर क्या है अपने आप में, ऑब्जेक्ट, और ही क्या है अपने आप में, सब्जेक्ट। आपने सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कंपैरिजन कर दिया, तो ये सेंटेंस अपने आप में क्या हो जाएगा, कर लो, ठीक है। तो ये आपका कंपैरिजन बिटवीन टू है। और भी कर लेते हैं, सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है वो यही है, बोलने सुनने में अजीब लगता है, राम इज बेटर देन मी अच्छा लगता है कि राम इज बेटर देन आई? सुनने में कौन अच्छा लगता है, मी अच्छा लगता है, राम इज बेटर देन मी। क्यों? क्योंकि हमारी आदत है, हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, ये आपने पढ़ा है किताबों में, ठीक है, वो गलत नहीं था, लेकिन आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत हो जाएगा। क्योंकि राम सब्जेक्ट भी हो सकता है बच्चे, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन वो लगा कहाँ है, वर्ब से पहले। अब वर्ब किसी की एक्सप्लेनेशन बाद में ही तो आएगी, जब तुम्हारी शादी होने को आएगी, पहले वो तुम्हारी शक्ल देखेंगे, ठीक है, फिर अकल देखेंगे। ऐसे हमारी अकल कोई नहीं देखता, सैलरी देख लेते हैं हम, तुम चाहे जैसे कमाए, फर्क नहीं पड़ता, आपकी शक्ल देखी, इसके बाद गुण आएंगे कि लड़का बहुत बेहतरीन है, मतलब लड़की चाहे जितना चिल्लाए बोलेगा ही नहीं, ठीक है, एकदम गाय लड़का है, शादी के बाद पता चला गूंगा है। तो पहले आदमी देखेगा, उसकी एक्सप्लेनेशन उसके बाद आती है। पहले मेरे पास मार्कर आया, मैंने फ्रेंड से नीला मार्कर मांगा, तो पहले मैं नीला चेक करूंगा कि मार्कर चेक करूंगा। उसने मुझे हाथ में दिया तो हाँ ये मार्कर है, मान लो मैं देख नहीं रहा हूँ तो मार्कर है। इसके बाद उसकी एक्सप्रेशन है कि भाई मैंने नीला मांगा था तुमने काला दे दिया।
एक्सप्लेनेशन हमेशा उस चीज के बाद में आएगी। और ऑब्जेक्ट क्या है, इसीलिए वो सब बातें बोली। ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब की एक्सप्लेनेशन, तो ऑब्वियस से बाद में लगेगा। और ये कहाँ लगा हुआ है, पहले लगा हुआ है। तो ये कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट तो नहीं हो सकता, तो हटा दो। अब ये क्या हो सकता है, सब्जेक्ट, यानी कि ये सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट की तुलना आपको किससे करनी है, सब्जेक्ट से ही करनी है। अब इसमें तो भाई आप पहचानते ही हो, मी सब्जेक्ट होता है कि आई, तो बेटा आई सब्जेक्ट होता है, मी को हमने क्या कर दिया, काट खाया। ठीक है, तो दो लोगों के कंपैरिजन में इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ होगी तीन लोगों में। इसमें भी एक और बंदा कूद पड़ेगा। ठीक है, टाइम बताओ कितना हुआ, फिर उसी हिसाब से आगे बढ़ाएंगे। 7 मिनट। अरे बस है, आगे देखते हैं। किस पर टिक करोगे, He will help Ram, I and me। किस पे टिक करोगे, मी पे कि आई पे, सोच के जवाब दीजिए। राम एंड आई। अब देखो ध्यान से, किस पे टिक करोगे, मी पे बेटा। इसी को कहते हैं मेहनत की और जरूरत है। देखो इसमें कंपेयर कहाँ हो रहा बेटा, इसीलिए तो कंपैरिजन हेडिंग है। यहाँ पे दैन जैसा कुछ है, उसने कंपेयर थोड़ी कहा, उसने कहा कि वो मदद करेगा राम और मेरी। तो अब बात कर लेते हैं जरा, ये क्या है, इसीलिए कहते हैं पहचानना आना चाहिए। ही सब्जेक्टिव केस, जिस बच्चे अपने आप में क्या है, मॉडल है, जो पहचानते हैं वो अच्छी बात, जो नहीं पहचानते वो भी इसको हेल्पिंग वर्ब मानिए। मॉडल पढ़ाऊंगा तो डिटेल बताऊंगा। ठीक है, हेल्प क्या है बच्चे अपने आप में, ठीक है। और याद रखिएगा ये हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं होता जो आपकी किताबों में लिखा होगा। कैसे क्यों कहा क्यों, वर्ब में बताऊंगा। हेल्प अपने आप में क्या है, मेन, ऑब्वियस सी बात है, बिना मेन वर्ब के सेंटेंस बनना नहीं है, ये हो गया। अब बात आ गई, यहाँ पे कंपेयर तो हो नहीं रहा, तो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही होना चाहिए, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही होना चाहिए, कंपेयर तो हो नहीं रहा। तो ऑब्वियस सी बात है ये वर्ब। अब ये बात राम एंड आई, एक्सप्लेनेशन किसकी है, ही की हेल्प की, ऑब्वियस सी बात है। मदद कम करेगा, मदद ही करेगा, नहीं किसकी करेगा, राम और आई की करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, तो ये किसमें होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में। और राम को चाहे सब्जेक्ट कह लो चाहे ऑब्जेक्ट कह लो, इनके चेहरे बदलते नहीं। राम सब्जेक्ट में भी राम है, ऑब्जेक्ट में भी राम है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आई पलटेगा, आई गलत हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, भी सही। बस मुझे यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा था बेटा। ध्यान लगाए, वो मुझसे अच्छा है, तो यहाँ तुलना थोड़ी हो रही है। यहाँ पे कह रहे हैं कि वो मदद करेगा, नॉर्मल सेंटेंस है। तो यही होता है, जब चार ऐसे पढ़ लो, पांचवा अपने आप डूब जाता है। तो सोचिए पेपर में क्या होगा, पेपर में तो हर दूसरा सेंटेंस नया है। तो आपका दिमाग पूरी तरीके से खुला हुआ होना चाहिए। अब ये नहीं कि ऊपर आपस को धीरे धीरे रेती मारो, पूरा बाल सहित एक लेयर निकाल, एकदम खुला। पेपर में गए मक्खियाँ बैठी उसी ऊपर। ठीक है, आप लोगों ने एक और देखा था, लेट राम एंड मी गो देयर। मुझे और राम को वहां जाने दो, सही कि गलत, सही है। बेटा लेट क्या है अपने आप में, ठीक है। जो बच्चे नहीं जानते आज जान लीजिए, लेट अपने आप में बेटा वर्ब है, ठीक है। तो लेट से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, तो सेंटेंस इंपैरेटिव है तो जानते हैं, अच्छी बात, जो नहीं जानते भाड़ में, कोई मतलब नहीं आता। आपको बस इतना पता होना चाहिए, लेट अपने आप में क्या है, वर्ब है। अब आपको जैसे ही वर्ब पता चला, अभी अभी पढ़ाया ड्राइवर क्या है आपका, वर्ब ही तो है, यही तो डिसाइड करेगा। तो वर्ब के बाद में जो चीज लिखी है वो वर्ब की एक्सप्लेनेशन होगी, और अगर एक्सप्लेनेशन होगी तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो लेट के बाद में राम लिखा है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, राम चाहे सब्जेक्ट में हो चाहे ऑब्जेक्ट में हो। लेकिन आपने आगे क्या छापा, मी, तो मी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये सही है। और पेपर आपको एरर ऐसे दिखता है, राम एंड आई गो देयर। तो मजे की बात है, सेंटेंस की शुरुआत में लिखा होता है। हाँ तो एडजेक्टिव बन गया। क्या कहना चाह रहा था, तो पेपर आपको
पेपर आपको ऐसे देगा, आपको अच्छा भी बहुत लगेगा क्योंकि शुरुआत में आई लिखा हुआ है, ठीक है। कहाँ गलती करोगे? तुम ना बोले आप मार खाओगे। इसमें कितनी एरर है? दो, इसने बोले 2 एरर है, दूसरी बताओ कौन सी है? पहली तो दिख गई होगी, आई का क्या करना है मीन, दूसरी एरर कहाँ है? देख लो, बहुत मेहनत चाहिए आपको बेटा। अभी पिछली क्लास में प्रेफरेंस पढ़ाया था 231, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, अरे हो गया ना, ऐसे ही पेपर में अरे निकलता है। आपको पढ़ाया था ना, थर्ड पर्सन पहले आएगा, आप अपनी तारीफ बाद में करेंगे। तुम नहीं थी, वीडियो देखो, रीना एंड मी होगा ना कि मी एंड रीना, तो ये भी गलती हो सकती है। पता चला तुम एकदम ऐसे पेपर में आया, अरे यार ये वाला तो नो एरर है, ठीक है, एरर दूसरी बैठी थी, क्या ऑर्डर गलत हो गया, आपका ये फर्स्ट पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है, ठीक है, तो थर्ड पहले आता है, फर्स्ट बाद में आता है। 238, 31, 23, 21 याद करने की जरूरत नहीं है, बताया था। अच्छे कर्म करोगे तो अपने आप को पीछे रखोगे, बुरे कर्म करोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, ठीक है, वो अपना ध्यान रखिएगा, मुझे पूरा भरोसा है। ये ऐसे ही मिक्स होता है, आप देख सोच कुछ और रहोगे, निकल में कुछ और रहा होगा। अब वो इत्तेफाक की बात है कि आप धोखे में सही कर जाए, वरना कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बहुत कम है। सारा खेल बेटा प्रैक्टिस का है, जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार सुनेंगे। अगर आपको इंग्लिश पास कर दिए तो कम से कम 1000 बार पढ़ना है। आता आपको सब है, आपने नाउन पढ़ लिया, सब आता है, एग्जीक्यूशन नहीं है। और अगर आपको आता है तो आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो बेटा, पेपर नहीं पास कर सकते। अगर ऐसा होता तो सारे टीचर नौकरी कर रहे होते, उनकी एग्जीक्यूशन गलत होती है। और एग्जीक्यूशन कैसे सही होगी? सेंटेंस को जब आपने पढ़ा तो आपके ज्ञान के भंडार में पूरे आपके दिमाग में जो डेटा घूम रहा है, ब्लिंक होना चाहिए, खट 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 खट, ये इसका, ये इसका, ये इसका। और आपको क्या लगता है 5 मिनट तो यही सोचने में लगते हैं, अबे ये है कहाँ का। याद करिए, अगर आपने इंटर में मैथ्स ली थी तो आपके पास एक बुक होगी, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ी कि नहीं, उसमें एक सवाल आता था इंटीग्रेशन का, याद है? जब आपके टीचर कराते थे तो दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन स्टार्ट है इस चैप्टर से है, तो आपको पर्टिकुलर 15 सवाल उसी पैटर्न पे लगाने हैं। लेकिन इतने सवाल होते थे, याद है ना? इंटीग्रेशन का इतना बड़ा सवाल होता था, उसको खोल के एक्सपेंड करना होता था। और वो सवाल जब पेपर में आता था, समझ में नहीं आता था कि ये किस चैप्टर से बिलोंग कर रहा। अब इसमें कौन सा मेथड लगेगा, उसको कहते हैं गणित। गणित उसको नहीं कहते कि आपने सवाल देखा इस एक्सरसाइज का है तो इस पे पैटर्न पे लगेगा। तो क्लास के अंदर और पेपर में यही दिक्कत तब होती थी आपको, और वही अब हो रही है। आप नाउन पढ़ रहे हैं, आपने ये पढ़ा तो आपने वही गलती कर दी, क्योंकि आप इतने में ही सोच रहे हैं। लेकिन जब पेपर में लिख के आएगा तो अथाह सागर है आपके दिमाग में, और वो चीज तुरंत ब्लिंक होनी चाहिए कि ये इससे रिलेट कर रहा है। और वो तब तक नहीं होगा जब तक आप 1000 बार अभ्यास नहीं करेंगे। यही है सफलता की कुंजी, चाहे वो गणित हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे इतिहास, चाहे रीजनिंग, कोई भी चैप्टर हो आपका, कोई भी सब्जेक्ट हो, फर्क नहीं पड़ता। आप इसमें कम है, नॉलेज है, पढ़ रहे हैं, नो डाउट, लेकिन दिक्कत प्रैक्टिस की। तो जितना करें वो कम है, ये मान के करिए। खैर वापस आते हैं, तो क्लियर है बात। लेट अपने आप में क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बगल में हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन वो वर्ब की देगा, कौन? ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं। दूसरी बात हमने पढ़ी कंपैरिजन बिटवीन टू, इसमें दो लोगों में कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट होगा, कुत्ता टू कुत्ता होगा, शेर टू शेर होगा, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, भी जरूरत पड़ेगी कब, जब कुत्ते शेर इसमें इन्वॉल्व होंगे। कंपैरिजन बिटवीन 3 लोगों में कंपेयर जब चलेगा तो वहां पे ये तकलीफ देगा, ठीक है? तो वो कल की क्लास में करेंगे, इतना घर से एक बार पढ़ के आइए, ठीक है? दूसरी बातें जो बोली कि सब्जेक्ट कौन है, मेन वर्ब क्या है, कैसे है। अभी मैं कई बातें ऐसी बोलता हूँ जो मेरे मॉडल के साथ आप इसको हेल्पिंग वर्ब मानते हैं। बेटा विल और शैल हेल्पिंग वर्ब नहीं होते, और ये मेरे कहने से नहीं, ये मैं प्रूफ करूंगा, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन बस ये बिहेव ऐसा कर रहा था इसलिए आपको कह दिया गया और आपने उसको रख लिया। आप जब पढ़ते हैं आपको रखवा दिया गया विल बी, आपने रख लिया विल बी से हेल्पिंग वर्ब होती है। बेटा अगर आप विल को हेल्पिंग, बी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बी कुछ और है। क्या होता है बी?
उसका एक नाम बताया था, क्या था? ठीक है, आपको पढ़ाया गया विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब होती है, सब प्रूफ होगा क्लास में, इसी में टाइम जाएगा। तो बेटा विल आप या तो विल भी हेल्पिंग वर्ब नहीं, लेकिन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, हैव बीन कुछ और होता है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती, एक छोटा सवाल, अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो बेटा जो आपका एडवर्ब ऑफ निगेशन है यानी कि नॉट, वो हेल्पिंग वर्ब के तो बाद में लगता है ना, तो आप फिर यहाँ क्यों लगाते हैं? आपको रटवाया गया, विल नॉट हैव बीन होगा, ऐसे तो लगाते हो। अगर आपका टीचर आपसे बोल रहा है कि विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, तो उससे एक छोटा सा सवाल है, तो सर फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाना, पहले का गुजर दिए। इसका मतलब वो सही है, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब मान रहे हैं वो हेल्पिंग वर्ब नहीं, वो कुछ और है। सच्चाई तो यह है कि विल भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पे। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, वर्ब में पढ़ेंगे। तो इस डिटेल में आपको पढ़ना है, मजा तभी आएगा जब आपका बैकग्राउंड सुधरा हुआ हो। तो जिन बच्चों को अभी भी लग रहा है कि बीच बीच में क्लासेस मिस है, रिकॉर्डेड वीडियो जाके देखिए, एक बार से काम नहीं चलेगा, 10 बार लगेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो आज की क्लास में तो पूछ लो, वरना कल पढ़ के आना, कल पूछ लो। हेडिंग बना लीजिए, कंपैरिजन बिटवीन टू, लिख के तो कुछ हो नहीं, वैसे नोट्स बनाना हो तो बाद में वीडियो देख के बना लेना, लेकिन जरूरत नहीं है। कुछ कह रहा था फर्स्ट और थर्ड में इसमें गुड और बैड कुछ है। हाँ बेटा, वहां जाके किसी का खून करना लिखा है नहीं लिखा, तो नॉर्मल चीज है ना। जीवन में आप जो कुछ करते हैं वो सब अच्छा है, जब तक कि आप किसी को हार्म ना पहुंचाएं। आप घर से निकले, कोचिंग है, ये आपने अच्छा ही तो किया। अब कोचिंग आते आते 4 बीड़ी पी ली, वो गलत हो गया। अगर वो सेंटेंस में लिखा होगा तभी से, हाँ, जब सेंटेंस में लिखा हो नेगेटिव तब वो नेगेटिव है। अदरवाइज आप खाना खा रहे हैं तो खाना खा के कौन सा आप पाप करे डाल रहे हैं, तो वो पॉजिटिव ही है। मतलब अगर बैड ना लिखे तो गुड ही है। ऑब्वियस सी बात है बेटा। अंधेरा की परिभाषा क्या है? डार्कनेस क्या है? एब्सेंस ऑफ लाइट। तो इसीलिए कहते हैं ना कि शैतान है कि नहीं। अगर ईश्वर नहीं है तो उसकी एब्सेंस में, मूवी देखिए द कोर, जिसमें धरती की कोर में जाते हैं वो लोग, उसमें एक मशीन कोई कोलाइडर चलाता है तो धरती घूमना बंद कर देती है और फिर सब कुछ बदलने लगता है, लोग मरने लगते हैं। तो उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है आप धरती में कोर में जाके बम फोड़िए ताकि वो उसी से घूमने लगे। तो वो कहते हैं ये संभव ही नहीं कि हम तो अंतरिक्ष में भी गए, कहीं वहाँ जाना आसान है, वो खुला है, धरती में कैसे घुस जाओगे। तो पूरी दुनिया के टेक्नीशियन पैसा सब अथाह भरते 2 महीने के अंदर एक ट्रेन बनाते हैं तो धरती के अंदर जाएगी। भाई गजब मूवी है, वो भी 1998 में आई थी, बहुत पुरानी है, आज की नहीं है, लेकिन देखिए बहुत अच्छी है। कुछ क्या, मेरे ख्याल 2 ही दिन वापस आते हैं। तो उस जो डिवाइस का नाम था, उसका नाम था चर्चिल। तो जब वो जा रही होती है धरती के अंदर तो बीच में एकदम से ब्लैंक आता है, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। तो जिसने बना, वो एक उसके अंदर वैज्ञानिक होता है, वो शो ऑफ करता है आखिर में, लेकिन अच्छा काम भी करता है, शो ऑफ बहुत करता है। तो वो जाता है, कहता है ये है, ये वो है। तो जिसने मशीन बना, वो जो दूसरा हीरो होता है मेन, वो कहता है लंबी सांस लो और बोलो कि क्या, कि मुझे नहीं मालूम। थोड़ी देर बाद देखता है, फिर भागता है, कह रहा है ये कुछ नहीं है। तो कहन मैंने चर्चिल को उड़ना नहीं सिखाया, और वो एकदम ब्लैंक जगह आ जाती है धरती के अंदर, और वो वहीं जाके धड़ाम से गिर जाती है। हीरे होते हैं उसके अंदर, तो वो टूट भी जाती है थोड़ी, उसमें एक मरता है, वो कहानी देखेगा। तो वहाँ पे वो बोलता है कि ये कुछ भी नहीं है, मतलब इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ों का एब्सेंस है बस। तब वो कहता है मैंने इसे उड़ना नहीं सिखाया, और वो गिर जाती है उसके अंदर। तो वही चीज़ है, जैसे तुमने क्या पूछा, गुड और बैड। तो अगर नेगेटिव नहीं है तो वो सारा का सारा गुड ही है आपका, ठीक है, उसको मान के चलिए। ऑफ करो।